हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। भारत एवं विश्व भूगोल के इस कोर्स का लेक्चर नंबर आप 18 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां यानी नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने भूगोल के 17 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ इन सब के PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले समझेंगे कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती क्या हैं। आपने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कभी ना कभी वृक्ष या पेड़ पौधे, आपने झाड़ियाँ, घास, बेलें, लताएं ज़रूर देखी होंगी। तो ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे वृक्ष, ऐसी झाड़ियाँ, ऐसी घास जो स्वतः ही अपने आप उगाती हैं। अपने आप या स्वतः उगाने का मतलब होता है यानी हमने उनकी सिंचाई नहीं की, हमने उनको पानी नहीं दिया, यानी मनुष्य के या मानव के हस्तक्षेप के अभाव में या हमारे हस्तक्षेप के बिना जो पेड़ पौधे, जो झाड़ियाँ, जो वृक्ष विकसित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वनस्पतियाँ। तो विकसित कौन कौन से हैं? ये सब, ये आपके सामने जो ग्रुप ऑफ ये ट्रीज, ये प्लांट्स का नज़र आ रहा है, इसी को हम बोलेंगे, कंबाइंडली एक टर्म देंगे, वनस्पतियाँ। तो पेड़ पौधों के समूह को हम क्या क्या कहते हैं? वनस्पतियाँ। और ये वनस्पतियाँ प्रकृति ने हमें दी हैं, अपने आप ही उग रही हैं, प्रकृति इनको उगा रही है। तो इसी को कहेंगे हम प्राकृतिक वनस्पतियाँ या नेचुरल वेजिटेशन। अब भारत के किसी भी क्षेत्र पर या हमारी इस पृथ्वी पर किसी भी क्षेत्र पर इन पेड़ पौधों का उगना, इनका विकास होना, ये सारा डिपेंड करता है वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है। क्लाइमेट से कहने का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र का जो टेम्परेचर है या तापमान है, या वहाँ बारिश कितनी हो रही है, ये दोनों फैक्टर डिसाइड करते हैं वहाँ पर कैसे, किस तरह के पेड़ पौधे यानी किस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। आइए फिर हम जान लेते हैं कि तापमान कैसे पौधों को या वनस्पतियों को प्रभावित करता है, या किस तरह से ये तापमान इन पौधों के विकास में सहायक होता है। तापमान आता कहाँ से है? सबसे पहला क्वेश्चन, जो टेम्परेचर है, तापमान आता कहाँ से है? ये हम सब जानते हैं। जो सनलाइट होती है, जो सूर्य होता है, जो सूर्य का प्रकाश या सूर्य की गर्मी से, या जो सनलाइट हमें मिलती है, उसी से हमें टेम्परेचर भी मिलता है। और जो ग्रीन प्लांट, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये सभी क्या करते हैं? जो सनलाइट पड़ती है, इस सनलाइट की मदद से ही क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। और जब अपना भोजन तैयार करेंगे तो खुद डेवलप करेंगे, ग्रोथ करेंगे अपनी। उसी तरह से फोटोसिंथेसिस के लिए जितना प्रकाश ज़्यादा होगा, उतनी ही आसानी से फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो संपादित हो सकती है। जैसे जैसे अब यहाँ पर देखिए, तो हमें ये समझ में आ गया कि तापमान यानी टेम्परेचर जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वनस्पतियों को, यानी जो पेड़ पौधे हैं उनको ग्रो करने के लिए, उनको उनका विकास करने के लिए, या उनको बढ़ता हुआ, एक तरीके से हम देखते हैं किसके प्रभाव में? ये सब तापमान की वजह से। टेम्परेचर है तो ही तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और जब से सबसे पहले तापमान के प्रभाव में जो वनस्पतियाँ डेवलप होती हैं, विकसित होती हैं, उन्हें हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। जहाँ हाई टेम्परेचर पाया जाएगा, या जिन एरिया में अर्थ के या भारत के जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा, वहाँ जो वन या वनस्पतियाँ होंगी, उन्हें ही हम कहेंगे क्या? उष्ण कटिबंधीय वन या ट्रॉपिकल वेजिटेशन या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अगर तापमान इससे थोड़ा कम हो जाएगा तो वहाँ जो वनस्पतियाँ पाई जाएंगी उनको कहेंगे हम शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय यानी टेम्परेट फॉरेस्ट या टेम्परेट वेजिटेशन। देखिए, जो वनस्पतियाँ हैं उन्हीं को ही हम वन बोल रहे हैं। वन क्या है? ये वनस्पतियाँ क्या है? ग्रुप ऑफ ट्रीज है ना। तो अलग अलग प्रजातियों के ग्रुप, अलग अलग प्रजातियों के समूह को ही हम क्या बोल रहे हैं? वनस्पतियाँ। और वनस्पतियों के हम शॉर्ट में बोल रहे हैं वन। तो अगर उससे कम टेम्परेचर होता है तो जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो पाई जाएंगी आपकी शंकुधारी। इसे हम कहते हैं कॉनीफेरस, इंग्लिश में बोलेंगे कॉनीफेरस। और टेम्परेचर और ज़्यादा कम होता है जिन इलाकों का, वहाँ जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनको बोलते हैं हम टुंड्रा वनस्पति। इनको आप एज इट इज़ याद रखेंगे। तो जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियाँ होंगी, जहाँ तापमान एकदम कम होगा वहाँ पर टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। दूसरी तरफ होती है वर्षा यानी बारिश। तो बारिश जितनी ज़्यादा होगी, आप जानते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी कि आपके आसपास में मान लीजिए कोई पेड़ पौधा नहीं है, जब बारिश होती है तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे छोटी छोटी घास उगाती हैं वहाँ पर। अलग तरह के पेड़ पौधे, घास, झाड़ियाँ वगैरह उगाती हैं। आपने खेतों में भी अक्सर इस तरह की चीज़ें देखी होंगी। तो जितनी ज़्यादा बारिश होती है, वनस्पतियाँ उतनी ही ज़्यादा
पैदा होती हैं, या आप कहेंगे पैदा होने का मतलब है ज़्यादा बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ जो प्लांट्स होंगे या घास होंगी वो बढ़ती चली जाएंगी, तो ये सघन यानी डेंस ज़्यादा हो जाएंगी। तो वर्षा जितनी अधिक होगी वनस्पतियाँ उतनी ही ज़्यादा सघन होंगी यानी डेंस होंगी। तो बारिश की ये ख़ास बात है कि आपने देखा होगा जिन एरियाज़ में बारिश होती है, अगर कहीं बंजर भूमि भी है तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पेड़ पौधे निकल आते हैं, हरियाली जैसा वहाँ दिखने लगता है। और जैसे जैसे जहाँ अब देखिए जो वर्षा होगी, जहाँ पर वर्षा जिन एरियाज़ में पृथ्वी पर या भारत के जिन एरिया में जहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होगी, वहाँ जो वन पाए जाएंगे उन वनों को हम कहेंगे सदाबहार वन, और उन्हें कहेंगे हम अर्ध सदाबहार वन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाएंगे, वर्षा के आधार पर विकसित होने वाले। और इन्हें सदाबहार क्यों कहेंगे हम? क्योंकि ये साल भर बिल्कुल हरे भरे रहते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे इनको डिटेल में एक एक करके। और उसके बाद जहाँ इससे थोड़ी कम बारिश होगी वहाँ जो वन पाए जाएंगे उन्हें कहेंगे हम पर्णपाती वन या डेसिड्यूवस फॉरेस्ट। बारिश और कम होगी तो जो वन पाए जाएंगे उन्हें कहेंगे हम कटीले वन या सवाना, और स्टेपी वन या मरुस्थलीय वन। ये सब बारिश के अभाव, यानी बारिश यहाँ जब हम देख रहे थे तो यहाँ टेम्परेचर हाई था जब हमने शुरू किया था ऊपर, और नीचे आते आते ये टेम्परेचर बहुत कम हो गया। तो यहाँ बिल्कुल ये ठंडे इलाकों में होते हैं टुंड्रा वनस्पतियाँ, और ये गर्म इलाकों में होते हैं। ऐसे ही जहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती है वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, और यहाँ बारिश बिल्कुल ही कम होती है वहाँ मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। अब जो वन है हमारे देश में, जो वन पाए जाते हैं या वेजिटेशन या वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उनको देखें किस किस टाइप की पाई जाती हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह पर बारिश ही होती जा रही है वहाँ टेम्परेचर ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे कि कोई कोई जगह ऐसी मिलेगी हमें अर्थ पर, पृथ्वी पर या भारत में किसी भी देश में, जहाँ टेम्परेचर भी बहुत हाई हो और वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे वनों को हम बोलेंगे जहाँ बारिश भी ज़्यादा हो, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। ये टेम्परेचर उससे और कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन बारिश और कम होने लगी तो इस कॉम्बिनेशन को कहेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इस तरह से ये ऐसे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। ऐसे शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये कॉम्बिनेशन बनेंगे क्योंकि टेम्परेचर और जो वर्षा है ये कॉम्बिनेशन आपको कई जगहों पर देखने को मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कहीं टेम्परेचर बहुत हाई है और वहाँ बारिश ना हो। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक साथ भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं भी हो सकते हैं। तो उन्हीं के हिसाब से हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए वनस्पतियों का जो वर्गीकरण है कुछ इस तरह से है। जो सदाबहार वनस्पति हैं या एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, जहाँ पर बारिश जो है 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है वहाँ पर पाई जाती है सदाबहार वनस्पतियाँ, और जहाँ पर बारिश 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच होती है वहाँ अर्ध सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, इनको बोलते हैं डेसिड्यूवस फॉरेस्ट। पर्णपाती में 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच जहाँ वर्षा होगी वहाँ पर्णपाती, और पर्णपाती में भी दो प्रकार के आएंगे, अर्ध पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। इनमें ये आपकी बारिश की रेंज है, वर्षा की रेंज है। फिर है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन है, उसके बाद मरुस्थलीय वन है, उसके बाद मैंग्रोव। तो मरुस्थलीय वनों के लिए 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश की आवश्यकता होती है। आइए समझेंगे इनको डिटेल में एक एक करके। अगर वनस्पतियों की आप डेफिनेशन देना चाहो तो पौधों के समूह को या ग्रुप ऑफ प्लांट्स को आप क्या कहेंगे? वनस्पतियाँ या वन कहेंगे। तो पौधों का समूह क्या क्या होता है? इसमें वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, घास, बेलें, लताएं। पौधों की विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियां कहलाएंगी क्या? वनस्पति या वेजिटेशन। ये हमारे हस्तक्षेप के बिना पैदा हुई हैं, वनस्पतियां अपने आप पैदा हुई हैं, तो इसलिए कहलाएंगी नेचुरल वेजिटेशन। आइए देख लेते हैं जो कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे थे उनको कैसे आप सेट करेंगे। तो पहला जो डिस्कस करेंगे हम वो करेंगे सदाबहार वनस्पति या एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ बारिश 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, और इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दोनों एक ही बात है, इसलिए आपको लिखकर यहाँ दिखा दिया है, आप कंफ्यूज ना हो। कभी बुक से आप पढ़ते होंगे तो वहाँ भी इस तरह के नाम मिल सकते हैं। अर्ध सदाबहार वनस्पति को बोलेंगे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल मॉस्ट डेसिड्यूवस फॉरेस्ट। 100 से लेकर के यहाँ पर जो है 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। और अगले होंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इनको बोलेंगे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूवस फॉरेस्ट। और ये भी हम चेक करेंगे कि भारत में इन सब में से कौन सी वनस्पतियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ये सब वनस्पतियाँ भारत में पाई जाती हैं इस तरह के, और इनको समझेंगे कि क्या खास बात होती है इनकी। अगला चलेंगे, देखिए कटीली झाड़ियाँ हैं, कटीले जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं हमारे देश में, और मरुस्थल भी हमारे देश में। तो क्या होगा? डेजर्ट में पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ हैं मरुस्थल में वो कहलाएंगी डेजर्ट वेजिटेशन, और मैंग्रोव हैं, और फिर पर्वतीय हैं। आइए एक एक करके इनको समझ लेते हैं इन डिटेल। सबसे पहले समझेंगे हम सदाबहार वनस्पतियाँ या एवरग्रीन फॉरेस्ट को।
चलिए, सबसे पहला ही टाइप है हमारे सामने सदाबहार वन। इन्हीं को हम बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इन्हीं को ही हम कहेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। तो सदाबहार का मतलब होता है जिसमें ऐसी वनस्पति जिसमें पेड़ पौधों की जो प्रजातियां होती हैं वो एक साथ इकट्ठी ना हो, और जिसमें वृक्षों की ऊंचाई तकरीबन जो है 40 से 60 मीटर तक ऊंचाई तक होती है, और जिन क्षेत्रों में वर्षा 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है वहाँ पर ये वन जो पाए जाते हैं इन्हीं हम कहते हैं सदाबहार वन। यानी सदाबहार कहने का मतलब है ये पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं, इनकी पत्तियाँ बहुत ही कम गिरती हैं, ज़्यादातर समय यानी पूरे साल भर ये बिल्कुल आपको हरे भरे दिखाई देंगे। इतने हरे भरे होते हैं ये, इतने सदाबहार वन होते हैं। इनकी खास बात ये होती है जब आप ऊपर से इन जंगलों में, सदाबहार वनों के जंगलों में देखते हैं तो आपको इन जंगलों के अंदर की जो ज़मीन होती है वो दिखाई नहीं देती। जब सूर्य की रोशनी अंदर आने की कोशिश करती है तो इसमें पहुंच ही नहीं पाती है। इस तरह से इनका इतने ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं, इतने ज़्यादा सघन, इतने ज़्यादा इनमें कोई जगह ही नहीं होती है, सिवाय जो नदियाँ होती हैं इनके अंदर से जो बह रही होती हैं वो नदियाँ ही सिर्फ यहाँ देखी जा सकती हैं। तो इन जंगलों की खास बात है कि यहाँ की जो लकड़ियाँ हैं, इन जंगलों के पेड़ों की लकड़ियाँ वो बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं। तो फिर ऐसे जो जंगल हैं, ऐसे वन जो हैं सदाबहार वन, वो भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाएंगे, तो ये हम जानेंगे इसमें किस तरह से। तो ये इससे पहले हमें किसका जानना पड़ेगा, इसकी खास बात क्या थी, जहाँ पर वर्षा सबसे अधिक होती है वहीं पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत के किन हिस्सों में वर्षा सर्वाधिक होती है, भारत के पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर, जो समुद्र से लगे हुए हैं, जैसे ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं आपने देखी हैं, यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है। और कहाँ होती है बारिश भारत में सबसे ज़्यादा, और कहाँ होती है, जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं भारत के। तो ये सब आप जानते हैं कि मेघालय, चेरापूंजी वाले ये एरियाज़ जो हैं यहाँ के, इनमें वर्षा बहुत सर्वाधिक होती है। और जितना आप इस तरह से आते चले जाएंगे यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो इनके प्लेसेस को अगर आप याद रखें तो पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसकी पश्चिमी ढलान पर। दूसरा का पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब में एवरग्रीन फॉरेस्ट, और अंडमान निकोबार में भी यही वन पाए जाते हैं। तो इन अगर आपसे पूछे इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का वृक्ष है, तो एवरग्रीन ट्रीज कौन कौन से होते हैं, पेड़, सिंकोना ट्री है, महोगनी है, आबनूस है जिसको एबनी भी बोलते हैं आप, रोजवुड है, रबड़ है, बांस है। तो बैम्बू या बांस क्या होती है, ये एक एक्चुअली ये एक घास होती है, ना कि एक पेड़। चलिए, तो इसको आप याद रखेंगे किन किन एरियाज़ में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट चलेंगे, तो इन वनस्पतियों की जो प्रजातियों में सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। जब पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, अलग अलग तरह के हैं, तो यहाँ पर जानवरों की जो पाए जाने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी अलग अलग किस्म के यहाँ जानवर भी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की जो प्रजातियाँ जहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं उसे ही बोलते हैं हम, वहाँ की डाइवर्सिटी ज़्यादा है, या आप कह लेंगे इसको विविधता ज़्यादा होती है। अगर हम अर्ध सदाबहार वनस्पति की बात करें तो ये भी इसी के जैसे होते हैं, 200 से 250 सेंटीमीटर तक की बारिश जहाँ होती है इन्हीं एरियाज़ में अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, अगली जो कैटेगरी है वो है पर्णपाती वन या डेसिडिवस फॉरेस्ट। ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे वनस्पतियाँ जो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं वही कहलाते हैं पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति कहाँ पर होती हैं, जिन क्षेत्रों में बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है वहीं पर ये वन पाए जाते हैं। तो ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इनको पर्णपाती वन कहा जाता है। इसको ये एक मेन इनका रीज़न होता है इसमें। और जो मेन आप कह सकते हैं ये पर्णपाती वन जो वसंत और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में ही जो है ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में जो अभी 6 से 7 टाइप हम देख रहे थे कि भारत में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं या भारत में सर्वाधिक वनस्पति कौन सी पाई जाती है, आंसर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस वेजिटेशन, या सिंपली कहेंगे आप पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में। तो भारत में सर्वाधिक मुख्यतः पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अभी इनकी लोकेशन कहाँ पर है, हाँ देखिए यहाँ पर इनकी लोकेशन, ये असम है, पूर्वोत्तर भारत में पश्चिम बंगाल है, और ये बिहार है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब इन जगहों पर पाए जाते हैं। अगर आप इनके पेड़ पौधों की बात करें तो कौन से वृक्ष कहलाते हैं, ये भी याद रखिएगा कि हमने जो अभी महोगनी या फिर अभी डिस्कस किया था रोजवुड वगैरह, वो सब किस टाइप के वनों के पेड़ होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो कौन से पर्णपाती वन है, जो चंदन है, चंदन कहाँ पर है, देखिए कर्नाटक में सर्वाधिक जो है चंदन के जो है वन पाए जाते हैं। साल, टीक, शीशम और सागवान को ही आप क्या बोलते हैं, टीक, और ये आंवला, सहतूत, ये पलाश, ये सब क्या है पर्णपाती वन के
ये वृक्ष हैं, इनको आप याद रखेंगे। और चंदन का इस्तेमाल और चंदन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, यज्ञ वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, बहुत महंगी लकड़ी होती है ये सैंडलवुड जो होती है। उष्ण कटिबंधीय कटीली वनस्पतियाँ, उष्ण कटिबंधीय कटीली वनस्पतियाँ, इसमें देखिए बारिश और कम हो जाएगी। बारिश जो है जहाँ 50 से 25 सेंटीमीटर 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहाँ पर कटीली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो इनमें कौन कौन से वृक्ष होते हैं? बबूल, नागफनी, खजूर, खेजड़ी, नीम, बेर और कीकर, ये कैक्टस, ये सब क्या है? थॉर्नी यानी कटीली वनस्पतियाँ हैं। इनके इन सभी वनस्पतियों के औषधीय गुण ज़्यादा होते हैं, यानी ये दवाई के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये वृक्ष कम वर्षा वाले और जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है और कम बारिश होती है वहीं पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय कटीली वनस्पतियाँ। तो इन एरियाज़ में कौन कौन से हो सकती हैं? राजस्थान का जो राजस्थान एरिया है, राजस्थान का, हरियाणा का, गुजरात का, एमपी, छत्तीसगढ़ के कुछ कुछ एरिया, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश जो है जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, ये वहाँ पाई जाती हैं। वृष्टि छाया प्रदेश कौन से होते हैं? ये आपका पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर जो प्रदेश पाए जाते हैं वही कहलाते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलेंगे। अभी हमने पलाश का एक पेड़ देखा था, तो पलाश को क्या कहते हैं हम? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसको हम क्या कहते हैं? जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है पलाश को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश और झारखंड का ये राजकीय पुष्प भी कहा जाता है, पलाश का जो पुष्प होता है। अगली बात करेंगे हम मरुस्थलीय वन की या डेजर्ट वेजिटेशन की। यहाँ तो बारिश आप जानते हैं, डेजर्ट में बारिश कितनी कम होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी शुष्कता, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। बारिश भी 50 सेंटीमीटर से बहुत कम होती है। और यहाँ की वनस्पतियों में एलोवेरा, नागफनी, खजूर, नीम और ये सब पाई जाती हैं। आप कहेंगे नागफनी और खजूर हमने पीछे भी देखे हैं अभी थोरनी वेजिटेशन में। देखिए प्रकृति ने ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पर एक जगह ये वनस्पतियाँ उग गई वहीं पर होंगी, फिक्स नहीं है ऐसा, कोई बाउंड्री लाइन नहीं खींची है नेचर ने, कहीं भी कोई सी भी वनस्पतियाँ पाई जा सकती हैं, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में, कर्नाटक के शुष्क क्षेत्रों में, पंजाब हरियाणा के जो ड्राई एरियाज़ होते हैं वहाँ इस तरह की वनस्पतियों का विकास होता है। अगला देखिए मैंग्रोव वनस्पति, इंपॉर्टेंट वनस्पतियों में आती है ये। तो भारत का इलाके जो आपने देखे हैं, भारत के कुछ राज्य जो हैं वो समुद्र तट पर हैं, उन्हें हम बोलते हैं तटवर्ती क्षेत्र। जो राज्य भारत के समुद्र से टच हो रहे हैं उनको बोलते हैं हम तटवर्ती क्षेत्र या तटवर्ती राज्य। तो ये कहाँ पर, ये मैंग्रोव वनस्पति या टाइडल वेजिटेशन क्या होती है? जो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में खारे जल में जो निम्न तटवर्ती जो क्षेत्र है या डेल्टाई क्षेत्र जो होता है, इनमें जो वनस्पतियाँ पैदा होती हैं या उगती हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या? मैंग्रोव वनस्पति। तो ये वृक्ष जो हैं, ये वनस्पतियाँ हमेशा पानी के अंदर डूबे रहते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। और ये पानी जो है ये खारा होता है, सलाइन वाटर होता है, ये सॉल्टी वाटर होता है। इन पेड़ों की जड़ें जब हमेशा पानी में रहती हैं तो ये सांस कैसे लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। तो ये विशेषता होती है इन वनस्पति की जो इनको सबसे अलग बनाती है। इनकी जड़ें इस रूप में पाई जाती हैं कि देखिए पूरा का पूरा पेड़ जो है पानी के अंदर आपको मिलेगा, और इनकी जड़ें जो होती हैं, पूरा का पूरा पेड़ ये डूबा रहता है इन तटवर्ती इलाकों में या समुद्र तटीय इलाकों में, लेकिन जो इनकी जड़ें होती हैं ना, ये पानी के बाहर होती हैं। इन्हीं के थ्रू इनकी ब्रीदिंग या इनकी ये जो है श्वसन की क्रिया होती है, और ये अपने आप को, ये वनस्पति सर्वाइव कर पाती हैं। तो लवणीय जल के प्रति ये जो है अनुकूलता होती है इनके अंदर। तो समुद्र तटीय इलाकों में जो प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उनको भी ये रोक लेती हैं, है ना। जिससे ज्वार वगैरह आते हैं, ज्वार भाटा, ठीक है, उस तरह से पानी का उछाल, तो इन पेड़ों की मदद से ये वहीं पर रह जाता है, इन पेड़ों में ही दब करके। तो इस तरह से समुद्री आपदाओं से भी ये हमारी रक्षा करती हैं एक तरीके से, टकरा कर। जो समुद्री आपदाएं होती हैं वो सब इन्हीं पेड़ों पौधों से, इन्हीं वनस्पतियों से टकरा कर कमज़ोर हो जाती हैं। यही कहलाती हैं हमारी मैंग्रोव वनस्पतियाँ। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, इसके बारे में समझ लेते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर है? तो एक बार यहाँ देख लीजिए इसको, कि जो यहाँ पर जो पेड़ पौधे, समुद्र तटीय इलाकों में जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो पूरे के पूरे पानी के अंदर डूबी रहती हैं। ये वनस्पतियाँ, जब ये वनस्पतियाँ पूरी की पूरी पानी के अंदर डूबी रहती हैं तो ये सांस कैसे लेती हैं, ये श्वसन कैसे करती हैं? तो देखिए इनकी एक खास विशेषता होती है इन वनस्पतियों की, इनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी के बाहर होती हैं, जिनकी मदद से ये सांस लेती हैं, श्वसन की क्रिया करती रहती हैं। तो ये सारी लोकेशन है जिन जिन नदियों के डेल्टा बनाती हैं, उन नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं इस तरह के, और इनकी लोकेशन ये रही, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये पाए जाते हैं। और इनमें मैंग्रोव वनस्पति कैचुरेना, केवड़ा, बेनी सुंदरी,
पासुर, गेवा, ये गोलपत्ता, ये मेन है। और यहाँ सबसे ज़्यादा सुंदरी वनस्पति पाई जाती है। तो पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी वृक्षों की यानी पौधों की अधिकता पाई जाने के कारण डेल्टाई क्षेत्र को वहाँ के सुंदरवन का डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे किसकी, पर्वतीय वनस्पति की यानी माउंटेन वेजिटेशन की। तो माउंटेन वेजिटेशन होती हैं दो प्रकार की इसमें। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे ये एक माउंटेन है, माउंटेन आप जानते हैं नीचे से चौड़ा है और ऊपर हाइट पे जाते जाते ये पीक एक चोटी ही बन जाती है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ऊपर जाते जाते हमने ये पढ़ा है कि जब हम ऊपर जाते हैं अर्थ की सरफेस से हाइट पर चले जाते हैं तो वो टेम्परेचर कम होता चला जाता है। यहाँ आप देखते होंगे पहाड़ों की चोटी पर क्या होते हैं, बर्फ़ होते हैं। ये क्या, इन्हें बोलते हैं ग्लेशियर हम। तो यहाँ पर अब बात करेंगे कि इन पहाड़ों पर किस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए हमारे पास एक तो है हिमालय क्षेत्र, पहाड़ी इलाका कौन सा है, पर्वतीय इलाका। एक तो है हिमालय का क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी घाट। अगर आप मैप पर इसको देखना चाहें तो ये हिमालय की रेंज आप जानते हैं और ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को भी आप जानते हैं। यहाँ पर भी पहाड़ियाँ हैं। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने का मतलब यहाँ सिर्फ इतना है कि जो हिमालय इस साइड में है यहाँ इसको हम बोलेंगे पूर्वी हिमालय और जो इस साइड में है इसको बोलेंगे हम पश्चिमी हिमालय। तो ये रहा डिवीज़न। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इक्वेटर लाइन ये नीचे है और यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट गुजर रही है। यहाँ एक इक्वेटर एक लैटिट्यूड और लेकिन यहाँ पर ये इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन से अगर आप देखें तो पश्चिमी घाट की दूरी बहुत कम है, यानी पश्चिमी घाट जो है इक्वेटर के पास है। अगर आप देखोगे इस हिमालय का जो पूर्वी हिस्सा है या पूर्वी हिमालय है वो इक्वेटर के पास है, लेकिन पश्चिमी हिमालय जो है वो इक्वेटर से काफ़ी दूर है। इन दोनों के मुकाबले में डिस्टेंस आप देख ही पा रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं जो पश्चिमी हिमालय है इक्वेटर से बहुत दूर है। जब दूर होगा इक्वेटर से हिमालय तो इसका तापमान भी कम होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिमी हिमालय का तापमान कम है क्योंकि यहाँ समुद्र से दूरी ज़्यादा है। और अगर आप इसकी बात करेंगे पूर्वी हिमालय की, पूर्वी हिमालय ये क्या है, समुद्र से एक तरीके से इक्वेटर के पास में है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए जो इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र होते हैं वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है और ये दूर है तो यहाँ तापमान कम है और यहाँ तापमान होगा तो कम, लेकिन यहाँ से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो हिमालय में अगर हम बात करें, ये मान लीजिए हिमालय पर्वत है। ये हिमालय पर्वत में ये आपकी 1000 मीटर तक की हाइट है। 1000 मीटर से 1300 मीटर तक की ऊंचाई तक जो वनस्पति पाई जाएंगी हिमालय में उसे हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। तो इनसे जब आप अधिक ऊंचाई पर जाएंगे हिमालय पर तो इनका जो स्वरूप है वो चेंज होता चला जाएगा और बाद में ये चेंज होते होते अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती रहेंगी। इन्हीं को डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने यहाँ देखिए, ये पश्चिमी हिमालय है, ये पूर्वी हिमालय है। पूर्वी हिमालय में आप देखिए यहाँ पर ये एक हमने ले लिया है, एक हमने पूरा जो माउंटेन रेंज की जगह एक ही माउंटेन बना लिया है। एक साइड को लिख दिया इसकी पूर्वी हिमालय, एक पश्चिमी हिमालय। पूर्वी हिमालय में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप की वनस्पतियाँ, यहाँ सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी 1300 से लेकर के 1000 से लेकर 1300 तक। उसके ऊपर जाएंगे तो आप जो वनस्पतियाँ पाई जाएंगी वो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति होंगी। उसके ऊपर जाएंगे तो शंकुधारी वनस्पति होंगी। और यहाँ तक लगभग 5000 मीटर तक, यानी 5000 मीटर का मतलब होता है 5 किलोमीटर तक की हाइट, पृथ्वी से लेकर के अर्थ से लेकर 5 किलोमीटर हाइट तक जो है क्या होगा, यहाँ पर जो ये वनस्पतियों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह से होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, बारिश ज़्यादा होगी, बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ हाई होगी इस साइड में। अगर हम इसकी पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं तो यहाँ 4000 मीटर तक ही ये वन पाए जाते हैं। तो ये सबसे पूर्वी हिमालय में ऊपर सबसे कौन से वन पाए जाते हैं, एल्पाइन पाए जाते हैं। ये घास के मैदान होते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय पर। लेकिन ये 4000 मीटर तक रहता है पश्चिमी हिमालय में, ये एल्पाइन नहीं पाई जाती हैं। किसमें, पश्चिमी हिमालय में। तो एल्पाइन घास के मैदानों को जो है कश्मीर में क्या कहा जाता है, मृग कहा जाता है, और उत्तराखंड में इनको पयार भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। अब देख लेते हैं पश्चिमी घाट की बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी घाट में आप देख पा रहे हैं यहाँ ऊंचाई कम है हिमालय के मुकाबले, टेम्परेचर भी एक तरीके से क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है और बारिश भी वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय, ऊपर जाएंगे तो उपोष्ण कटिबंधीय वन, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ मिलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय वन। या यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को जो है दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में इलाकों को क्या कहते हैं, शोला वन। तो यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। तो इनको क्या कहते हैं, शोला वन। तो पश्चिमी घाट में शंकुधारी वन नहीं पाए जाते हैं, ना ही टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, ये भी याद रखेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस है। और यहीं पर जो क्वेश्चन बनता है वो शोला वन का बनता है
कि पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति को क्या कहा जाता है, इसको शोला वन कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है इस तरह की वनस्पतियों का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे भारत में पाया जाता है। तो ये आपने जो है मैप पर भी हमने आपको दिखाया है इस तरह की चीज़ों को। चलिए, ये तो हो गई हमारी भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अब भारत में जो वनस्पतियां पाई जा रही हैं ये भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वनस्पतियां हैं और कहाँ कहाँ किस किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी भारतीय सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसको डिस्कस करेंगे। वो करंट अफेयर 2019 की रिपोर्ट है, ये है ज्योग्राफी का हिस्सा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 19वां, उसको डिस्कस करेंगे आज ही हम। चलिए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आज एक मॉक टेस्ट भी आएगा आपका, उसको भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।